हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये वीडियो जो है तो सीटेट एग्जाम जो जुलाई 2025 में होगा, तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज द्वारा बनाया गया और ना तो बाइनरी है और ना ही जैविक रूप से निर्धारित है। यानी इसमें से कौन सा जो है तो वो ना तो जो है समाज द्वारा बनाया गया है और ना तो ये बाइनरी है और ना ही जैविक रूप से निर्धारित किया गया है। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है आनुवांशिकता, उसके बाद सेकंड है अभिग्रहण, अगला देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कि लिंग, उसके बाद देखिए बुद्धि। तो देखिएगा कि समाज द्वारा बनाया गया है, यानी ये जो है लिंग जो है समाज द्वारा बनाया गया है और ये ना तो बाइनरी है और ना ही जैविक रूप से निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समाज में निम्नलिखित में से किसने जीवन के हर पहलू को संतृप्त किया है, यानी विस्तृत किया है। किसने जो है तो वर्तमान समाज में जीवन के हर पहलू को तो किसने जो है संतृप्त किया है। आइए देखिएगा ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है अध्यापक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है मीडिया, अगला देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन राजनीतिज्ञ या फिर छात्र। तो देखिए कि वर्तमान समय में जीवन के हर पहलू को संतृप्त करने वाला है मीडिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार जैसे पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को डांट माना जा सकता है। यानी देखिएगा रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार, उसके बाद जैसे पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को तो क्या माना जाता है। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि सामाजिक पूर्वाग्रह, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक पूर्वाग्रह, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है लिंग पूर्वाग्रह या फिर आभासी पूर्वाग्रह। तो देखिएगा कि रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार जैसे पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को तो ये माना जाता है लिंग पूर्वाग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आइए देखिएगा कि किसे जो है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि बुद्धि और धारणा को, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा लिंग और क्षमता को, या सीखने की शैली को, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी किसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए बुद्धि और धारणा को भी वर्गीकृत किया जाता है, उसके बाद लिंग और क्षमता को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला देखिएगा कि सीखने की शैली को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्न में से किस से प्रभावित है। अब आइए देखिएगा कि राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार जो है तो ज्ञान का अधिग्रहण किससे प्रभावित है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है छात्र की पूर्व समझ से, या फिर स्वयं और स्कूल के बारे में छात्र का दृष्टिकोण से, या देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है कि छात्र कैसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार तो ज्ञान का अधिग्रहण निम्न में से तो किससे प्रभावित है। तो ये देखिएगा कि छात्र की पूर्व समझ से भी प्रभावित है, उसके बाद स्वयं और स्कूल के बारे में छात्र का दृष्टिकोण से भी प्रभावित है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि छात्र कैसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, इससे भी प्रभावित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी होगा, यानी इसका जो है तो ये तीनों हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी।
अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना है। तो आइए देखिएगा कि इसमें कहा क्या गया है कि कौन सा है कि जो सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है मेटा संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद सी है उत्तेजना विचलन तथा ऑप्शन नंबर डी है अमूर्त बुद्धि। तो देखिएगा कि पूछा क्या गया है इसमें कि निम्नलिखित में से यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना है। यानी छात्र जो है तो ये स्वयं के प्रति सोचेगा, स्वयं के प्रति जो है तो ऐसी रणनीति बनाएगा किसी समस्या समाधान के लिए कि उसे कब और कहाँ करना है। तो आइए देखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेटा संज्ञानात्मक में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सी पद्धति सूचना पुनर्प्राप्ति जैसे डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है जो एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखती है। यानी ऐसी कौन सी पद्धति है कि जो सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है और जो एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखती है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि मूल्यांकन पद्धति, उसके बाद सेकंड है आकलन पद्धति, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है प्रतिस्पर्धी पद्धति या फिर शिक्षण पद्धति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन पद्धति सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है जो कि एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल्यांकन पद्धति। ऑप्शन नंबर ए जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्तियों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए देखिएगा कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्तियों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि शिवुई सैनी प्राथमिक या फिर इंटसे लेलो प्राथमिक, या अगला वाला है कि उम्मांग लिसो प्राथमिक, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है मोंटेसरी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटसे लेलो प्राथमिक जो है तो ये अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्तियों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। वर्ष 2013 में समान शिक्षा और SII के बीच साझेदारी के माध्यम से तो निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि गेमिंग क्षेत्र को, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि खेल का मैदान को, या फिर अगला देखिएगा स्कूल को या फिर पुस्तकालय को। तो देखिए कि वर्ष 2013 में समान शिक्षा और SII के बीच साझेदारी के माध्यम से तो पुस्तकालय को स्थापित किया गया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। देखिए कि एक बच्चे को जो है तो कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिनों को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। अब उनकी संक्रिया में किस प्रकार का कार्य शामिल है। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन कि अभिसारी सोच, या फिर स्मृत और संज्ञानात्मक, या अगला है कि ए और बी दोनों होगा, या डी वाला है कि सामान्य बुद्धि। तो देखिएगा कि एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है
तो उनकी संक्रिया जो होगी तो ये अभिसारी सोच में भी होगी और स्मृत और संज्ञानात्मक, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी जो है तो इसका दोनों होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करने लगती है। यानी ऐसी कौन सी बुद्धि है, किस प्रकार की बुद्धि है कि जो एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। तो आइए देखिए ऐसी कैसी कौन सी बुद्धि है। तो पहला वाला ऑप्शन है क्रिस्टलीय बुद्धि, बी है अमूर्त बुद्धि, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि द्रव बुद्धि, या देखिएगा डी वाला है कि संज्ञानात्मक बुद्धि। तो देखिए कि इसमें कहा क्या गया है कि किस प्रकार की बुद्धि जो है तो एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि द्रव बुद्धि। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि बुद्धि के सिद्धांत प्रसंस्करण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण को मानचित्रण के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा कि बुद्धि के सिद्धांत तथा प्रसंस्करण सिद्धांत में तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस चरण को मानचित्रण के रूप में जाना जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि प्रासंगिक जानकारी की पहचान, उसके बाद सेकंड देखिएगा कि पिछले और वर्तमान अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करना, तथा सी है अनुमानित संबंध लागू करना, उसके बाद डी है सही समाधान प्रदान करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पिछले और वर्तमान अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करना। यानी बुद्धि के सिद्धांत प्रसंस्करण सिद्धांत में तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चरण को मानचित्रण के रूप में जाना जाता है। तो पिछले और वर्तमान अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करना, ये जो है तो बुद्धि के सिद्धांत प्रसंस्करण सिद्धांत में मानचित्रण के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर ने बहुआयामी प्रतिभा नामक एक सिद्धांत की उत्पत्ति की। देखिए हावर्ड गार्डनर जो है तो एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया है कि बहुआयामी प्रतिभा नामक एक सिद्धांत की उत्पत्ति की जो बहुआयामी प्रतिभा के बारे में बताता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक और नर्तक किस प्रकार की प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे। यानी इन्होंने जो है तो बहुआयामी प्रतिभा नामक एक सिद्धांत की उत्पत्ति की जो बहुआयामी प्रतिभा के बारे में बताता है। अब इन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार तो जो खिलाड़ी होते हैं और शल्य चिकित्सक तथा नर्तक तो ये किस प्रकार की प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि अंतरावैयक्तिक प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे, या फिर संवेदनात्मक प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे, या सी है कि तार्किक प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे, या डी वाला देखिएगा कि प्रकृतिवादी प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवेदनात्मक प्रतिभा के अंतर्गत खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक और नर्तक आएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एक गणितीय अनुमान है जो इंगित करता है कि एक जनसंख्या में कितनी विशेषता भिन्नता को जीन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक गणितीय अनुमान है जो इंगित करता है कि जनसंख्या में कितनी विशेषता भिन्नता को जीन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन है आनुवांशिकता, उसके बाद बी है अभिग्रहण, उसके बाद अगला देखिएगा क्रमागत उन्नति, या फिर डी है वातावरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आनुवांशिकता। यानी आनुवांशिकता जो है तो एक गणितीय अनुमान है जो इंगित करता है कि एक जनसंख्या में कितनी विशेषता भिन्नता को जीन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता। अब आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि समाज में एक रूपता के लिए तो निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। तो देखिए कि समाज में एक रूपता के लिए तो क्या जिम्मेदार है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सार्वभौमिकता, यानी समाज में एक रूपता के लिए तो सार्वभौमिकता जिम्मेदार है, या फिर और कुछ है। देखिए या फिर समाजीकरण है,
या आनुवांशिकता है या शिक्षा है। तो देखिएगा कि समाज में एकरूपता के लिए तो समाजीकरण जिम्मेदार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा किस प्रकार का विकास प्रस्तावित किया गया, अर्थात जीन पियाजे द्वारा निर्मित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अधिग्रहण। तो देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा तो किस प्रकार का विकास जो है प्रस्तावित किया गया, अर्थात जो है जीन पियाजे द्वारा निर्मित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अधिग्रहण। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि छूट का विकास, उसके बाद बी है अनुपालन विकास, सी है नामित विकास, या डी है नैतिक विकास। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास प्रस्तावित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कई स्कूल बच्चों के अनुकूल बनने के लिए काम कर रहे हैं। कई स्कूल जो हैं तो वो बच्चों के अनुकूल बनने के लिए काम कर रहे हैं। अब बच्चों के अनुकूल होने की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए कि बच्चों के अनुकूल होने की अवधारणा तो इतनी महत्व क्यों है कि कई स्कूल जो हैं तो बच्चों के अनुकूल बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि स्कूल में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और सीखने में सुधार करने के लिए, या फिर बच्चों को कुशल बनाने के लिए, या सी है कि बच्चों को कई पहलुओं पर प्रेरित करने के लिए, या फिर डी है कि स्कूल में एक दोस्ताना स्थिति बनाने के लिए। तो देखिए कि कई स्कूल जो हैं तो ये बच्चों को अनुकूल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी अनुकूल बनने के लिए काम कर रहे हैं। अब बच्चों के अनुकूल होने की अवधारणा जो है तो इसमें पूछा गया है कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों के अनुकूल होने की अवधारणा इतनी महत्व इसलिए है कि स्कूल में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और सीखने में सुधार करने के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किस परिकल्पना ने कहा कि एक भाषा में कुछ विचारों को अन्य व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता जो किसी अन्य भाषा में सोचते हैं। तो आइए देखिए ऐसी कौन सी परिकल्पना है कि जिसमें कहा गया है कि एक भाषा में कुछ विचारों को अन्य व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता जो किसी अन्य भाषा में सोचते हैं। तो आइए देखिएगा ऐसी कौन सी परिकल्पना है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सपीर-वोर्फ परिकल्पना, या फिर क्रोसेन परिकल्पना, या सी है कि गंभीर अवधि परिकल्पना, या अगला है कि प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। तो देखिएगा कि वो परिकल्पना है सपीर-वोर्फ परिकल्पना, यानी इसमें कहा गया है कि एक भाषा में कुछ विचारों को अन्य व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता। सपीर-वोर्फ परिकल्पना में कहा गया है कि एक भाषा में कुछ विचारों को अन्य व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता जो किसी अन्य भाषा में सोचते हैं। तो उस परिकल्पना का नाम है सपीर-वोर्फ परिकल्पना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।